Hello, Namaskar, and good morning, everyone. You are watching a political science learning channel by Assistant Professor Nitin Kumar. Here we focus on clear concept, exam-oriented notes, and smart preparation for NET, RPSC, and other competitive exam. So let's begin today's topic. अब ये मेरा इंट्रो है, आप देख लीजिएगा एक बार। मैं बेसिकली साहित्य आचार्य हूँ राजकीय महाविद्यालय बयाना में, पॉलिटिकल साइंस से। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इस लेक्चर के बारे में कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या। इस लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे मनुस्मृति एज ए पॉलिटिकल टेस्ट, फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट इन मनुस्मृति, मंडल थ्योरी, सड़दुन नीति, 4 उपाय। जैसे सड़दुन नीति जब विदेश नीति से बचने के लिए हम 4 उपाय भी देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब हम पहला इसमें सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक है वो है मनुस्मृति एंड फॉरेन पॉलिसी। तो हम इसे समझते हैं। मनुस्मृति तो अक्सर सिर्फ सोशल लॉ बुक माना जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल टेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में ये एक कंप्लीट टेस्ट है गवर्नेंस का, राज्य संचालन का। इसमें हमें बहुत सारी चीजें तो देखने को मिलती है, जैसे लॉ, एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी। तो अब हम देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें फॉरेन पॉलिसी में, मनु की फॉरेन पॉलिसी में। तो पहला है मंडल थ्योरी, जिसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है सड़दुन नीति, और सड़दुन नीति के बाद हम 4 उपाय पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर मंडल थ्योरी से। अब मंडल थ्योरी में पहले हम समझते हैं कि मंडल थ्योरी होता क्या है। मंडल थ्योरी, इस थ्योरी में क्या होता है कि इस थ्योरी के सेंटर में रहता है विजिगीषु। विजिगीषु का मतलब राजा। अभी विजिगीषु के बारे में भी देते हैं हम, विजिगीषु क्या होता है। और फिर इसके बाद होता है विजिगीषु के जो अराउंड होते हैं ना, वो होते हैं 12 राज्य, 12 स्टेट्स। अब एक बार मैं बता देता हूँ ये 12 स्टेट्स कैसे होते हैं। पहले आता है ये सर्कल में, ये नीचे हम बना लेते हैं। ये सर्कल में होता है, ये है विजिगीषु, ये विजिगीषु। अब इसके अंदर, इसके आसपास 12 और होते हैं, सर्कल होता है, उस सर्कल के अराउंड 12 सर्कल होते हैं, जो अभी हम इनमें भी डिटेल में देते हैं कि 12 सर्कल में ये अरी हो जाता है, जैसे ये मित्र हो जाएगा। तो इन्हें अभी हम डिटेल में देते हैं थोड़ी देर में। अब इसे क्या बोलते हैं हम, ये पूरे जो सर्कल सिस्टम चलता है, सेंटर पॉइंट में विजिगीषु होता है, इसे हम बोलते हैं राजमंडल। क्या बोलते हैं? राजमंडल। तो ये आप याद रखिएगा, इस सेंटर में तो होता है विजिगीषु। विजिगीषु के जो 12 स्टेट होते हैं उसके आसपास, उन्हें हम अभी नामकरण भी करेंगे थोड़ी देर में, राजमंडल। ये याद रखना आप, इन 12 राज्य जो इसके बगल में होते हैं उन्हें सबको मिलाते क्या बोलते हैं? राजमंडल। अब हम अगला देखते हैं कि विजिगीषु क्या होता है। अब बेसिक टाइप देखते हैं हम, 3 इन राजमंडल जो आसपास के 3 रहते हैं राजमंडल में, जो 12 स्टेट्स रहते हैं उनके नाम देते हैं एक बार। सेंटर में तो हमने देख ही लिया विजिगीषु क्या है। विजिगीषु होता है, विजिगीषु मतलब राजा। और विजिगीषु वो राजा रहता है जो एक्सपेंड की इच्छा रखता है, राज्य तो बढ़ाने की और फैलाने की इच्छा रखता है। तो आपके विजिगीषु समझ में आ गया होगा। अब विजिगीषु के अलावा जो सेकंड है वो है मध्यम राज्य। मध्यम राज्य या मध्यम राजा। अब मध्यम राज्य या मध्यम राजा कौन सा होता है? जो विजिगीषु के पास ही होता है, लेकिन ये 2 राज्यों के बीच में एक राज्य होता है जो पीस टाइम पे तो रिवॉर्ड देता है, और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो पनिश करता है। तो विजिगीषु पावरफुल भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में विजिगीषु कौन है? नेपाल। वैसे उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, पर हम एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको। तो ये आपको मध्यम राज्य समझ में आ गया। बीच वाला राज्य होता है ये, जो टाइम के अनुसार चलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं उदासीन राजा जो राज्य। उदासीन राजा कौन सा होता है? जो न्यूट्रल राजा होता है, लेकिन बीट नहीं होता ये उदासीन। उदासीन राजा हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। ये डायरेक्ट बार में नहीं जाता, जब तक तब तक नहीं जाता जब तक सिचुएशन इसे खुद को इन्फ्लुएंस नहीं करे, इससे खुद के घर पर नहीं आ जाए ना सिचुएशन, जब बाहर, जब तक ये वॉर में नहीं जाता। लेकिन ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है उदासीन राजा। तो ये आपके समझ में आ गया ना। अब तीनों हम एक बार फिर से देख लेते हैं। विजिगीषु कौन होता है? जो एक्सपेंड करता है राज्य। राजा राज्य पे एक्सपेंड करने की विचार रखने वाला कौन होता है? विजिगीषु। मध्यम तीन कौन होता है? जो 2 राज्यों के बीच में होता है और ये टाइम के अनुसार चलता है, जैसे तीसरे टाइम पे रिवॉर्ड देता है और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है जो पनिश करता है। और उदासीन राज्य कौन सा होता है? उदासीन राज्य होता है न्यूट्रल राज्य, जो तब तक वॉर में नहीं जाता जब तक वॉर उसके छुट्टे राज्य तक नहीं आ जाए। तो हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। हम अगली स्लाइड्स हैं, एरी एनमी की बात करता है, मतलब दुश्मनों की बात करता है ये, है ना। मनु 3 टाइप के बताता है। मनु 3 टाइप के दुश्मन बताता है। 3 टाइप के अरी कौन से होते हैं या शत्रु कौन से होते हैं? पहला है नेचुरल एनमी। नेचुरल एनमी में लाइक कजिन्स, जैसे हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। नेचुरल एनमी में अशोका के टाइम का,
अशोक ने ऐसा बोला जाता है कि अपने 99 भाई तो मारते राजा बना था। जब फिर इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं मुगल डायनेस्टी का। मुगल डायनेस्टी में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, शाहजहाँ के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, काफी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं मुगल डायनेस्टी में भी। अब इसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल एनमी। कौन से एनमी? आर्टिफिशियल या नेचुरल एनमी को होते हैं आर्टिफिशियल एनमी। आर्टिफिशियल एनमी वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं। जैसे मान लो हमने तो ट्रीटी तोड़ दी, तो इस संधि तोड़ दी, तो हमारा एनमी बन जाएगा। हमने मान लो किसी और का साथ दे दिया, जैसे इससे भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि हमने उस राजा का साथ दिया तो हमारा अपने आप एक एनमी बन गया उस टाइम पे। थर्ड आते हैं बॉर्डर एनमी। बॉर्डर एनमी जो हमारे राज्य थे, मतलब हमारे जो जस्ट पास रहता है ना, उसको हम बॉर्डर एनमी बोल सकते हैं। तो ये तीनों क्लियर है आपके, नेचुरल एनमी, बॉर्डर एनमी और आर्टिफिशियल एनमी। तो हम अगला देखते हैं चेन्स ऑफ फ्रेंड्स एंड एनमीज। तो ये हम देखते हैं, जैसे मैंने अब आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये मान लो ये बिजिदिसु है, बिजिदिसु का राज्य है ये। तो अब इससे जस्ट पास वाला जो स्टेट होता ना 12 स्टेटों में से, वो होता एरी, अरी। तो अरी शत्रु होता है, एनमी होता है हमारा। और जो अरी के पास वाला स्टेट होता, वो हमारा मित्र होता। क्या होता? मित्र। तो ये आपके क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वैसे ऐसे एक्सेप्शन भी होता है, बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान हमारा एनमी है, वो हमारे नेबर स्टेट है। अब पाकिस्तान के बाद आता है कौन सा राज्य? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान उसका नेबर है पाकिस्तान का, लेकिन अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड है, तो हम इसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। वैसे कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं होता है, ऐसा एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं। तो ये आपका क्लियर है ना चेन ऑफ फ्रेंड में। चेन ऑफ फ्रेंड में पहला आपका क्लियर है, मित्र द स्टेट एडजेसेंट टू द एनमी, वो हमारा फ्रेंड होता है। द नेबर ऑफ द फ्रेंड, जो नेबर होता फ्रेंड का, वो हमारा एनमी फ्रेंड होता। जैसे ऐसे ही चलता रहता ये रोटेशन। इसके बाद जो राज्य आएगा वो हमारा एनमी होगा। क्या होगा? एनमी। लेकिन अब जो इसके बाद जो राज्य आएगा वो हमारा एनमी फ्रेंड होगा, एनमी फ्रेंड। तो ये एनमी फ्रेंड वो वाला है, और ये फ्रेंड वही है, और फ्रेंड पे फ्रेंड हो गया आपका, एनमी ऑफ फ्रेंड फ्रेंड भी हो गया ये भी आपका। तो ये चारों क्लियर है हमें इस डायग्राम से, आपके समझ में आते हैं ना। और इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं? राजमंडल, राजमंडल। और ये टोटल कितने होते हैं? 12, 12 स्टेट्स। अभी हम इन्हें पीछे वाले भी पढ़ेंगे थे, पीछे वाले राज्य कौन से होते हैं, और इनमें अभी हमने दो देते थे, उदासीन क्या होता है और मध्यम क्या होता है। मध्यम क्या होता है? अब हम अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड्स है रियर स्टेट कॉन्सेप्ट, पीछे की ओर स्थित राज्य। तो हम ये इसी में देख लेते हैं एक बार। ये पारस नित्रा है, और इसके बाद है अत्रनंदा, और ये फिर इसके बाद चौथा है पारस निद्रा सार और अतर नंदा सार। तो ये इसी में देख लेते हैं हम कि ये जो पीछे वाले राज्य होते हैं ना, ये तो इससे सामने वाले, अब इससे पीछे वाले होते हैं, उनमें पहला आता है, ये पीछे वाले राज्य की बात हो रही है इसमें, बीजी दिशु होती है। अब इससे जो पीछे वाले राज्य है ना, उनमें पहला आया था पारस नेत्रा, जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा, पारस नेत्रा जो हमारा एनमी होता है जस्ट पीछे वाला। और फिर इसके बाद आ जाता है अटरनंदा। फिर वही सेम चलता है, पारस नेत्रा सार जो हमारे फ्रेंड का एनमी होता है, और फिर उसके बाद एनमी फ्रेंड, वही पीछे भी सेम ही होता है। ये हमें अर्ली कॉन्सेप्ट देता है फ्रंट टू फ्रंट स्ट्रेटजी थी, मतलब मनु आधे थे दुश्मनों की बात करता है, पीछे थे दोस्त थे और आधे थे दुश्मन, दोनों बताता है। तो मनु एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी की बात करता है ना, जिसमें पावर भी है, डिप्लोमेसी भी है, धर्म भी है, और ये सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा मंडल सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मंडल सिद्धांत तो एक बार हम ये देख लिया था इस वाली स्लाइड में, पूरा उदासीन हो गया आपका, मध्यम राज्य हो गया, राजमंडल हो गया। इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं कि मंडल सिद्धांत क्या होता है। तो मंडल सिद्धांत में जो याद रखने वाली चीजें है ना, वो बेसिकली ये 12 राज्य वाला है। तो टोटल कितने राज्य होते हैं मंडल सिद्धांत में? 12 राज्य। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट कौन होता है? विजयदिशु। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं हम पूरे? तो राजमंडल। क्लियर है। उसके बाद हमने विजयदिशु देख लिया, विजयदिशु क्या होता है? विजयदिशु जो एक्सपेंड करने की इच्छा रहता है राज्य, तो उसको हम विजयदिशु बोलते हैं। उसके बाद मध्यम देख लिया हमने, उदासीन देख लिया। उसके बाद हमने आरी एनमी भी कंप्लीट देख लिया, नेचुरल एनमी कौन होता है, आर्टिफिशियल एनमी कौन होता है, बॉर्डर एनमी कौन होता है, एग्जाम्पल के साथ देख लिए ये हमने। इसके बाद हमने पीछे थे शत्रु और दोस्त भी देख लिए। तो अब हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? सरदुन नीति। क्या है? सरदुन नीति। अब सरदुन नीति तो पहले हम देख लेते हैं, सरदुन नीति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सर का मतलब होता है 6, और दुन का मतलब होता है पॉलिसीज मेजर।
अब शत्रुघ्न नीति क्या है, सिक्स फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन की बात करता है। सिक्स फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन जो अभी हम आगे देखेंगे, तीन कैसे डील करे अदर राज्यों से, जो अभी हमने 12 राज्य पढ़े हैं उनसे तीन कैसे डील करेगा, वो उसकी बात करता है शत्रुघ्न नीति। आप मनु बोलता है कि मनु इम्पेसाइज करता है कि एक राजा तो धर्म, स्टेट इंटरेस्ट, सिक्योरिटी के अनुसार अलग अलग पॉलिसी को अपनाना चाहिए। किसके अनुसार? धर्म के अनुसार, स्टेट इंटरेस्ट के अनुसार और सिक्योरिटी के अनुसार। तो अब हम अगली स्लाइड पे देखते हैं इन 6 नीतियों को। तो हम स्टार्ट करते हैं, और ये लॉस और देन पे डिपेंड करता है, ये सिक्स फोल्ड पॉलिसी पे। तो हम बढ़ते हैं अब हम अगली स्लाइड पे। तो पहली जो ट्रीटी है वो है संधि। संधि क्या होता है? शांति समझौता है संधि। संधि का मतलब ही शांति समझौता होता है। इसमें देख लेते हैं हम, द तीन में एंटर इनटू पीस ट्रीटी, दिस इज एग्रीमेंट बिटवीन टू इक्वली पावरफुल टीम। तो ये आपके समझ में आ गया कि दो बराबर के राजाओं के बीच में संधि साइन होती है। अब ये दो टाइप की होती है। पहला तो है समान धर्म संधि। पहली कौन सी है? समान धर्म संधि। ए ट्रीटी मेड विद अनदर थिंग टू अटैक एन एनिमी ड्राइवन बाय द डिजायर फॉर इमीडिएट और फ्यूचर गेन। ये दो राज्य मिलते साइन करते कब? जब तुम्हें दूसरे राजा राज्य पे अटैक करना होता है या दूसरे राजा पे अटैक करना होता है, और ये फ्यूचर या इमीडिएट गेन के लिए होती है। तो समान धर्म संधि आपके समझ में आती है। अब दूसरा टाइप होता है असमान धर्म संधि। ये होती है ट्रीटी मेड विद अनदर थिंग ऑन द बेसिस ऑफ यू डू दिस वे आई विल डू दैट वे टू अटैक डिफरेंट किंगडम ड्राइवन बाय द डिजायर फॉर इमीडिएट और फ्यूचर गेन। अभी में ये तो सेम ही है, या तो तुरंत फायदा हो या बाद में फायदा के लिए दोनों ट्रीटी साइन होती है। लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है, इसमें एक ही राजा पे अटैक किया जाता है, ओनली वन पिन पे अटैक किया जाता है। और इसमें क्या होता है, दो अलग अलग राजाओं पे अटैक किया जाता है। जैसे एक राजा जो संधि में है वो दूसरे राजा पे करेगा और दूसरा राजा दूसरे राजा पे करेगा, और जो फायदा होता है वो दोनों आपस में बांट लेंगे। तो ये आपके दोनों टाइप समझ में आते हैं। संधि का संधि एक शांति समझौता है जो दो सेम राजाओं के बीच होता है। और ये जो संधि होती है ना, मेनली बीच टीम के लिए सूटेबल होती है। किसके लिए सूटेबल होती है? कमजोर राजाओं के लिए। और गलत संधि फ्यूचर में विद्रोह तो जन्म देती है। अगर कोई संधि गलत हो जाएगी तो वो विद्रोह, तो अब विद्रोह के बारे में हम आधे वाले में देखेंगे। अब विद्रोह के बारे में देख लेते हैं हम कि विद्रोह ट्रीटी क्या होती है। तो विद्रोह ट्रीटी अपोजिट होती है बिल्कुल ट्रीटी ऑफ पीस से। इसमें क्या होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन टूट जाते हैं बिल्कुल, और सिचुएशन बहुत टेंशन में आ जाती है, कभी भी बार हो सकता है किसी भी मोमेंट। वो होती है विद्रोह ट्रीटी। अब ये विद्रोह अलग अलग होता है टोटल और मनु के लिए। मनु का मानना तो था कि वॉर, विद्रोह का मतलब ही एक तरीके से वॉर होने वाला है, ये होता है। तो विद्रोह में हम देख लेते हैं कि मनु का मानना था कि धर्म जब खतरे में हो जब ही वॉर होना चाहिए, अननेसेसरी वॉर नहीं होना चाहिए, तो ये अधर्म होता है। अननेसेसरी वॉर क्या होते हैं? अधर्म। ये मनुस्मृति में कहा गया है ऐसा। जब किंगडम सेफ्टी, जब किंगडम खतरे में हो तो ही वॉर अंडरटेकन हो, जब वॉर हो। विद्रोह का मतलब ये है। अब दो टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती है। एक कॉन्फ्लिक्ट होती है जब अपना खुद का राज्य खतरे में है और हम वॉर करें। और दूसरा टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती है जब हमारा कोई राज्य या कोई फ्रेंड्स राज्य है, जैसे हमारे आरी के पास वाला राज्य है, वो कॉन्फ्लिक्ट में है, उसकी मदद के लिए हम वॉर करें। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों आपके समझ में आते हैं। अब आपके संधि भी क्लियर है, विद्रोह भी क्लियर है। अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगला है यन, यान, मोबिलाइजेशन और कैंपेन। अब यन में हम देखेंगे कि मोबिलाइजेशन और कैंपेन स्टार्ट हो जाता है आर्मी का। इसमें क्या है, तीन अभी तो न्यूट्रल रहता है, जैसे कुछ नहीं करता है राजा या राज्य है, उदास वो उदासीन क्या वो बीजी डिशू कुछ नहीं करता, अभी तो न्यूट्रल रहता है। लेकिन वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है आर्मी की बॉर्डर के पास, और ऑब्जर्व करता है कि सर्कमस्टेंसेस कब उसके फेवर में आएंगे। जैसे ही सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में आते हैं तो वो वॉर कर देता है। तो इसमें क्या है, मूवमेंट करता है आर्मी की। और हम अगला देख लेते हैं, जैसे मोबिलाइजेशन और कैंपेन रेफर्स टू एक्चुअल मिलिट्री मूवमेंट एंड वॉर प्रिपरेशन। अब इसी दो फॉर्म हो सकती है। एक फॉर्म तो क्या हो सकता है, इसका फॉर्म देख लीजिए, चाहे आप एडवांटेज मान लीजिए, तो इससे दो एडवांटेज हो सकते हैं। पहला है कि जैसे मान लो उसे लगता है कि अभी बॉर्डर पे कोई नहीं है, या कोई है भी है और उसे लगता है कि उनकी जो मिलिट्री है वो अनप्रिपेयर्ड है, अभी प्रिपेयर्ड नहीं है वॉर झेलने के लिए, तो राजा क्या करेगा, उन पर अटैक कर देता, मूवमेंट करते करते उन पर अटैक कर दे रहा है एकदम से। और इसमें दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है कि अपने तो साथी की मदद से अटैक कर दे उन पे। तो ये यंत्र मतलब हो सकता है। यंत्र मतलब समझ में आ गया आपका, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आर्मी की बॉर्डर के पास में। अब हम अगली स्लाइड में अगला देखते हैं, अगली पॉलिसी कौन सी है, अगली है न्यूट्रलिटी। अब न्यूट्रलिटी क्या है, एक तरीके से जो हमने उदासीन पढ़ा था वही उसी तरीके का फॉर्म है।
न्यूट्रलिटी में क्या होता है कि एक राजा कुछ नहीं करता, मतलब अभी न्यूट्रल रहता है कि मिलिट्री रेडीनेस कर लेता है और उस टाइम पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता वॉर में। वो लड़ने देता है अपने दोनों दुश्मनों को और इंतजार करता है तब कि कब कमजोर पड़ेंगे ये। जब तक उससे राज्य तक बॉल नहीं आ जाता ना, जब तक वो कुछ नहीं करता, एकदम से न्यूट्रल रहता है, पार्टिसिपेट नहीं करता कुल मिलाते वो वॉर में, और उनके बीट होने का इंतजार करता है। तो आपको न्यूट्रलिटी समझ में आती है? न्यूट्रलिटी एक तरीके से उदासीन की तरह है। तो क्लियर है आपके न्यूट्रलिटी? अब इसके बाद हम अगला फॉर्म देखते फॉरेन पॉलिसी का। अब इसके बाद अगला है सबॉर्डिनेट अलायंस। तो सबॉर्डिनेट अलायंस क्या होता है? सबॉर्डिनेट अलायंस को हम समश्रेय भी बोलते हैं। समश्रेय में क्या होता है कि कोई बीच राज्य होता है ना, वो शरण लेता है अपने से ज्यादा पावरफुल राज्य की, और वो क्यों लेता है? अपने कोई दुश्मन को परास्त करने के लिए या उससे बचने के लिए। जब वो उससे हरा नहीं पाता तो वो तो अपने स्ट्रॉन्ग राज्य की शरण ले लेता है। और ये इसकी दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म तो होती है इट इन सीट द प्रोटेक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रूलर आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द एनिमी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिज टेरिटरी थ्रोन पीपुल, मतलब अपने राज्य सिंहासन और प्रजा को बचाने के लिए शरण ली जाती है। और दूसरा होता है तो फ्यूचर डेंजर हो, तो भविष्य में उसे खतरा हो, उसकी आशंका की वजह से शरण ली जाती है। अब मनु कंसिडर समसिर लेजिटिमेट ओनली वेन इज सर्व धर्म एंड एम एट सेल्फ प्रिजर्वेशन रादर देन एम्बिशन। अब हम लास्ट देते हैं इसमें, छठे नंबर का पॉलिसी देते हैं। अब छठे नंबर की लास्ट पॉलिसी है ये, इसमें है द्वैधी भाव, डबल ड्यूअल पॉलिसी है ये। ड्यूअल पॉलिसी में हम देखते हैं इसमें क्या है, मैं आपको द्वैधी भाव का सिंपल मतलब बता देता हूँ। द्वैधी भाव का मतलब होता है हम अपने एक साइड को वॉर करते हैं, एक मतलब अपनी एक सेना वॉर में भेज देते हैं और दूसरी सेना से हम अपना राज्य बचाते हैं, मतलब अपनी इंटरनल सिक्योरिटी डेवलप करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। इन द बर्थ ऑफ मनु एंड सूत्र डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग इज एक्सप्लेन्ड एज ए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी इन विच द तीन डिवाइड हिज आर्म फोर्सेज। इसमें भी देखो ये बता रहा है, डिवाइड कर देते हैं आर्म फोर्स को, आर्म फोर्स को हम डिवाइड कर देते हैं टू इंश्योर एक्सटर्नल डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसे दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है हम एट एट अचीव टू अचीव मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ए पोर्शन ऑफ द फोर फोल्ड आर्मी इज प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ द जनरल, मतलब एक तो हम एक्सटर्नल भेज देते हैं और एक पार्ट तो आर्मी का हम रिमेनिंग रखते हैं इंटरनल में, अपनी फौज कैपिटल और जनता को बचाने के लिए। अब दिस रिफ्लेक्ट एन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। अब आपके ये क्लियर है छह पॉलिसी, एक बार हम इन्हें रिपीट कर लेते हैं। सिक्स प्रिंसिपल ऑफ सडन नीति इन मनु क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। संधि का मतलब, ये हम वो शॉर्ट में देख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। संधि का मतलब होता है शांति समझौता। क्या होता है संधि का मतलब? शांति समझौता। इसमें कुछ नहीं है, बस समझौता होता है एक दो सेम राजाओं के बीच में। और ये दो टाइप की होती है, समान धर्म संधि, असमान धर्म संधि। अब समान धर्म में एक ही राज्य के ऊपर अटैच किया जाता है और असमान में दोनों राजा अलग अलग राज्य के ऊपर अटैच करते हैं और फिर जो भी फायदा होता है वो दोनों बांट लेते हैं आपस में। तो आपकी संधि क्लियर है ना? अब संधि के बाद हम अगली नीति देखते हैं। अगली नीति है विद्रोह। विद्रोह का मतलब ही वॉर होता है। जब धर्म की रक्षा के लिए वॉर किया जाए तो उसे हम विद्रोह की नीति बोलते हैं। अब दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट बताए थे इसमें मैंने आपको। और ये विद्रोह जब होता है जब डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह विरोधन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अब किसी मूवमेंट को वॉर हो सकता है, उसे हम विद्रोह बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हम अपनी विक्ट्री के लिए हमने कोई जनरल तो भेज देते हैं, उससे हम इंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट वन सेव टू गेन विक्ट्री ओवर द एनिमी बाय ब्रिंगिंग देयर मिनिस्टर और जनरल अंडर द कंट्रोल एंड डिस्कवरिंग द एनिमी वीकनेस। एक होता है जब हम कोई अपने दोस्त को बचाने के लिए युद्ध में जाते हैं, तो ये दो टाइप के हो जाते हैं टोटल, है ना? अब हम तीसरी नीति देते हैं। तीसरी होता है यन। यन का मतलब होता है जब हम मूवमेंट कर देते, स्टार्ट कर देते हैं अपनी आर्मी का, एक्चुअल मिलिट्री मूवमेंट एंड वॉर प्रिपरेशन। और ये भी दो फॉर्म होती है इसकी, तो सडन अटैक कर सकते हैं हम और एक सपोर्ट ले सकते हैं हम अपनी अलायता उन पे वॉर करने के लिए। तो यण समझ में आते हैं। वो अगला देखते हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी एक तरीके से उदासीन राज्य जो हमने पढ़ा था ना, वही सेम है। इसमें न्यूट्रल रहता है और दोनों अपने दोनों दुश्मन को लड़ने देता है एक टाइम तक, जब तक वॉर उसके घर पे या उससे राज्य पे नहीं आ जाती। अब पांचवा आता है इसमें समश्रेय। समश्रेय सबऑर्डिनेंस अलायंस। समश्रेय का मतलब होता है एक बीत राज्य अपने से पावरफुल राज्य की शरण ले लेता है, या तो वो फ्यूचरिस्टिक कोई चीज देख के ले लेता है या फिर वो हार चुका होता है वॉर में, और अपने बचाव के लिए अपने लोड, अपने राज्य, अपना सिंहासन और अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो प्रोटेक्शन ले लेता है स्ट्रॉन्ग रूलर की। तो ये भी क्लियर है आपके समझ। अब इसमें छठा जो नीति है वो है द्वैधी भाव। डिप्लोमेटिक मतलब डुअल पॉलिसी होती है, इसमें एक साइड तो युद्ध होता है और एक साइड अपना राज्य बचाया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होती है, एक सेना एक्सटर्नल भेजी जाती है और दूसरी सेना इंटरनल भेजी जाती है। अब हमने जो सडनून नीति में जो लास्ट द्वैधी भाव की नीति पढ़ी थी ना, वो टोटल में उसका मतलब अलग है। तो एक बार हम वो ही देख लेते थे, टोटल उसका मतलब क्या बताता है। टोटल द्वैधी भाव का मतलब बताता है कि एक रूलर से शांति समझौता किया जाता है और वही दूसरे रूलर से
वही दूसरे रूलर से वॉर किया जाता है, मतलब इस साइड वॉर और इस साइड शांति समझौता, मतलब इस साइड तो संधि की जाती है और इस साइड विद्रोह किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं अगला पॉइंट, दिस रिफ्लेक्ट टोटल रियलिस्टिक स्टेट बेयर पावर एडवांटेज सर्टम स्ट्रेंथ डाइड फॉरेन पॉलिसी रादर देन मॉरल रेस्ट्रेंट। तो ये आपका सिक्स नीति खत्म हो गई, षड्यंत्र नीति। अब इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड्स में अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें मनु उपाय बताता है, तीन फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या उपाय अपनाने जाने चाहिए। अब पहले हम देखते हैं कि उपाय का मतलब क्या होता है। उपाय का मतलब होता है, उपाय साधन या तरीके रहते हैं किस चीज के, जो तीन एडॉप्ट करे सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी। इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब रहता है कि उपाय वो है जो राजा यूज करता है, वो साधन तरीके है जो राजा यूज करता है सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के सफल संचालन के लिए, कि विदेश नीति सही से कैसे चले, ये वो साधन है। तो हम अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देख लेते, चार उपाय है जो आप सभी ने पढ़े होंगे बचपन में, जब आप सभी ने अभी 11th 12th क्लास में तभी ना तभी ये पढ़े होंगे चार उपाय, या सुना होगा तभी ना तभी। पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। तो हम अब इन चार उपाय का मतलब देख लेते हैं कि ये कैसे राजा के काम आते हैं या कैसे राज्य के काम आते हैं। तो इसमें पहला है साम। साम का मतलब क्या होता है, साम एक पॉलिसी रहती है ऑफ फीसदी परसुएशन थी, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल बाय डीलिंग विद मोर पावरफुल थिंग। ये एक तरीके से संधि रहती है, डायलॉग होता है, प्रॉमिस होते हैं इसमें, साम में बातचीत होती है, उसे हम साम बोलते हैं। इट इम्पेसाइज डायलॉग गुडविल एंड मॉरल अपील, हम बेस्ट मान सकते हैं इसको एक तरीके से। साम मतलब बोले या फिर हम कुछ उसे समझाए उसे कि कैसे ऐसे हो सकता है, हम उन्हें अच्छी चीजें बताए या एडवांटेज बताए ये करने के लिए, मनाए, एक तरीके से मनाया जाता है इसमें दूसरे राजा को। साम का मतलब क्लियर है आपने, शांति की नीति। इसके बाद अगला आता है दाम। अब दाम का मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड। जब आप कोई राजा तो रिवॉर्ड दो, उपहार दो, धन दो, या फिर ऐसी चीज दो जिससे वो आपके फेवर में आ जाए। तो हम इसमें देख लेते हैं एक बार, दाम रेफर टू विनिंग अवर अनदर रूलर बाय मनी, गिफ्ट, कंसेशंस थ्रूआउट दिस मेथड इन ट्राइज टू सेटिस्फाई और अपीज ए पावरफुल रूलर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपके क्लियर, मतलब इसमें किसी भी तरह से राजा तो दूसरे राजा तो ऐसा वोट दिया जाता है कि वो हमारे फेवर में आ जाता है। फिर दाम के बाद अगला क्या आता है, भेद। भेद का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल आपको बहुत बार देखने को मिला है हिस्ट्री में, जैसे चाहे इंडिया ही ले लो, ब्रिटिशर्सों ने कैसे रूल किया था इंडिया पे, बाय डिवाइड एंड रूल के जरिए, वो भेद के जरिए रूल करते रहे थे। तो भेद का मतलब होता है जब हम डिवीजन करते तो ये चीज था, डिवीजन एंड डिसेंशन, फूट डालना, फूट डालो रात करो की नीति, है ना। अमॉन डिफरेंट इन अमॉन द ऑफिशियल एंड इलाइट्स ऑफ द एनिमी स्टेट, दिस बीकन द एनिमी इंटरनली विदाउट डायरेक्ट वॉर। तो ये आपके समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट आ जाता है दंड। अब इनमें से तीनों ही काम नहीं करते ना तो दाम, ना भेद, ना साम, तो हम दंड का यूज करते हैं लास्ट में। अब दंड का मतलब क्या होता है, दंड का मतलब होता है यूज ऑफ फोर्स, पनिशमेंट और वॉर, बल प्रयोग या युद्ध। अब इसमें वॉर ही होता है एक तरीके से, दंड में हम कैसे भी उन्हें पनिश करने का प्रयास करते हैं दूसरे राज्य को। अब अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति दिस इज द लास्ट रिसोर्ट एंड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द अदर थ्री मेथड फेल। जी मैंने आपको बताया ही था अभी, जब तीनों काम नहीं करते ना, तीनों कौन से, साम, दाम और भेद, जब ये तीनों काम नहीं करते हैं तो हम यूज करते हैं इसका दंड था लास्ट में। अब इसके बाद हम लास्ट स्लाइड देख लेते हैं हमारी। लास्ट स्लाइड में है चॉइस ऑफ उपाय अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। तो ये आपके मैंने इनका मतलब बताया, उससे आपके समझ में आ रहा होता कि बीच तीन तो क्या चूज करेगा, साम और दाम, साम और दाम, क्योंकि इन दोनों में ही कुछ नहीं करना पड़ता है राजा तो। और पावरफुल तीन क्या यूज करता है, पावरफुल तीन यूज करता है दंड एंड भेद। क्या यूज करता है, दंड एंड भेद। दिस सोज मनुस्मृति इम्पेसाइज ऑन सिचुएशनल डिप्लोमेसी, दिस सोज मनुस्मृति इम्पेसाइज ऑन सिचुएशनल डिप्लोमेसी। इसका मतलब है कि मनुस्मृति परिस्थिति आधारित नीति थी। क्या थी मनुस्मृति की विदेश नीति, क्या है, परिस्थिति आधारित नीति। अब मनुस्मृति का एक स्टेटमेंट है, हम देख लेते हैं, मनुस्मृति एडॉप्ट ए ग्रेजुअल एंड बैलेंस यूज ऑफ डिप्लोमेटिक मीन्स वेयर परसुएशन प्रीसीड्स फोर्स एंड वॉर रिमेन द लास्ट ऑप्शन। मनुस्मृति में युद्ध तो अंतिम उपाय माना गया है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बताए थे 5 कॉन्सेप्ट, वो अभी हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम हमारा सोशल, पॉलिटिकल और टैक्स सिस्टम देते हैं मनु के, तो आप इसमें इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ठीक है। आपके लिए इतना ही।